वेलकम बैक। और चलिए एक अहम चर्चा शुरू करते हैं जहां पर आपके सपने के आशियाने को किफ़ायती कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, क्या है घरों की कीमतें, किस तरह की डिमांड है, इस पर बात करते हैं। पंकज कपूर एमडी लियासिस फोरास और प्रदीप अग्रवाल चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज आप दोनों ने सहायता करनी है हमारे दर्शकों की घर खरीदने में। थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर पंकज जी बताइएगा, प्रदीप जी माफ कीजिएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी बहुत खासा दिलचस्पी लोगों की तरफ से, और खासतौर से जो लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का भी एक इंटेंशन दिखाई दे रहा है, सरकार की भी मंशा दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक यहाँ भी सिनेरियो तेज़ी से बदल रहा है और बढ़ भी रहा है। क्या डेटा है आपके पास जो हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे? कविता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑल सेगमेंट यानी नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग ओनली, जितने भी सेगमेंट है ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड जो है काफी ज्यादा बेहतर रही है। आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो प्राइस का भी ट्रेंड है, जैसा रिपोर्ट में भी बताया गया, लगभग 31% का प्राइस ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के अंदर। आप ये देखिए कि जो प्राइस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और डिमांड भी वो इंक्रीज हुई है। दोनों चीज साथ में है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन रियल एस्टेट जैसा कि आप जानते हैं पूरे डिकेड में लास्ट 2012-13 से लेके 2021-22 तक बहुत ज्यादा एक सेटल पीरियड में रहा, बहुत डिमांड नहीं बन पाई। और 2021 के बाद आफ्टर कोविड जो इसमें डिमांड राइज होनी शुरू हुई है, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो लास्ट 2-3 साल में काफी बड़ा नजर आया है। और कुछ उसके मेजर फंडामेंटल रीजन भी हैं कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी बड़ा काम हुआ है। अब देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे वो एनसीआर का हॉटेस्ट रियल एस्टेट कॉरिडोर रहा है इस वक्त। सबसे ज्यादा प्राइजेस भी अगर देखें, लगभग 58% जो प्राइजेस हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंक्रीज हुए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप कोर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें उसकी तो अब सप्लाई ना के बराबर हो गई है, जिसका जो प्राइस रेंज लगभग 50 लाख रुपए था। मिड इनकम सेगमेंट जो टिकट साइज जिसका 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में, उसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। और आज की डेट में भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, खास करके कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे जो साउथ ऑफ गुरुग्राम है, जो सोहना करके एक इमर्जिंग मार्केट है, उसके अंदर काफी बड़ा एक जो सेगमेंट डेवलप हुआ है मिड इनकम हाउसिंग का, उसके अंदर काफी बड़ी डिमांड देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या मिड इनकम सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट, हर ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड रही है। और आने वाले वक्त में मुझे बिल्कुल, मैं इनकी रिपोर्ट से सहमत हूं कि आने वाले वक्त में भी ये जो ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी बहुत खासा दिलचस्पी लोगों की तरफ से, और ख़ासतौर से जो लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का भी एक इंटेंशन दिखाई दे रहा है, सरकार की भी मंशा दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक यहाँ भी सिनेरियो तेज़ी से बदल रहा है और बढ़ भी रहा है। क्या डेटा है आपके पास जो हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे? कविता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑल सेगमेंट यानी नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग ओनली, जितने भी सेगमेंट है ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड जो है काफी ज्यादा बेहतर रही है। आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो प्राइस का भी ट्रेंड है, जैसा रिपोर्ट में भी बताया गया, लगभग 31% का प्राइस ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के अंदर। आप ये देखिए कि जो प्राइस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और डिमांड भी वो इंक्रीज हुई है। दोनों चीज साथ में है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन रियल एस्टेट जैसा कि आप जानते हैं पूरे डिकेड में लास्ट 2012-13 से लेके 2021-22 तक बहुत ज्यादा एक सेटल पीरियड में रहा, बहुत डिमांड नहीं बन पाई। और 2021 के बाद आफ्टर कोविड जो इसमें डिमांड राइज होनी शुरू हुई है, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो लास्ट 2-3 साल में काफी बड़ा नजर आया है। और कुछ उसके मेजर फंडामेंटल रीजन भी हैं कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी बड़ा काम हुआ है। अब देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे वो एनसीआर का हॉटेस्ट रियल एस्टेट
कॉरिडोर रहा है इस वक्त। सबसे ज्यादा प्राइजेस भी अगर देखें, लगभग 58% जो प्राइजेस हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंक्रीज हुए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप कोर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, उसकी तो अब सप्लाई ना के बराबर हो गई है, जिसका जो प्राइस रेंज लगभग 50 लाख रुपए था। मिड इनकम सेगमेंट जो टिकट साइज जिसका 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में, उसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। और आज की डेट में भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, खास करके कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे जो साउथ ऑफ गुरुग्राम है, जो सोहना करके एक इमर्जिंग मार्केट है, उसके अंदर काफी बड़ा एक जो सेगमेंट डेवलप हुआ है मिड इनकम हाउसिंग का, उसके अंदर काफी बड़ी डिमांड देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या मिड इनकम सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट, हर ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड रही है। और आने वाले वक्त में मुझे बिल्कुल, मैं इनकी रिपोर्ट से सहमत हूं कि आने वाले वक्त में भी ये जो ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब ऐसे में प्रदीप जी, रेट कट का एक तड़का कितना काम करेगा एक्सेलरेट करने में डिमांड को? तो बिल्कुल ठीक कहा कविता जी। देखिए, जो सैलरीड क्लास है उसकी ईएमआई पर जितना बोझ कम होगा, घर खरीदने में वो ज़्यादा सक्षम होंगे। ऑफ कोर्स जो आरबीआई का ये जो रेट कट वाला डिसीजन रहा, ये बहुत हेल्पफुल रहा। और जो इस बार के बजट में जो प्रावधान रहा, जिसमें 12 लाख रुपए तक का जो हाउस होल्ड इनकम के ऊपर इनकम टैक्स को जीरो किया गया, मुझे लगता है दोनों ही रीजन ऐसे रहे हैं जिससे एक जो कॉमन मैन है उसकी पॉकेट के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। एक अगर सिंपल सा अगर मैथ अगर देखें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तो लगभग 1,50,60,000 रुपए उनको टैक्स सेविंग होती है, जिससे उनकी जो ईएमआई है लगभग 12-13 हजार रुपए जो उनकी ईएमआई जाती है उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल पंकज जी की बात से सहमत भी हूं कि जो ये जो सेगमेंट है, खास करके अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट, इसमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्टर फैक्टर अभी शुरू हुआ है। डिमांड थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, लेकिन अगर मिड इनकम सेगमेंट की बात करें, जहां पर मैंने टिकट साइज बताया लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में, वहां पर डिमांड एज इट इज बनी हुई है। रीजन क्या है कि पीछे जब लग्जरी में काफी ज्यादा जो प्राइजेस अप थे, तो उससे जो सप्लाई थी वो काफी कम हो गई थी मिड इनकम सेगमेंट में। अब वो सप्लाई दोबारा से क्रिएट हो रही है, और मैं आने वाले वक्त में भी सेम ट्रेंड पर उम्मीद कर रहा हूं कि जो मिड इनकम सेगमेंट है वो जरूर फ्लरिश करता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है, ये एक ऐसी, मेरा मतलब लेने वाले लोगों की जो लाइन है वो इतनी लंबी है इसके अंदर कि जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट ही रहने वाली है। सो फिंगर क्रॉस, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो मिड इनकम सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाने वाला है। ऑलराइट, चलिए, सवाल मेरे पास और है लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय निकाला और ये पूरी तस्वीर रियल एस्टेट की हमारे सामने रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। इसी के साथ अपन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।